गुड मॉर्निंग। जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 100 साल बाद इतनी भीषण महामारी दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है जो बहुरूपिया भी है। इसके कारण हमने अपने बहुत से करीबियों को खो दिया है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है उसे वह भी उतना ही महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में टीका बचाव का बड़ा जरिया है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण चल रहा है, इसलिए अपनी बारी आने पर अपना टीका जरूर लगवाएं। ये टीका कोरोना के विरुद्ध आपको सुरक्षा कवच देगा और गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक लाभ की 8वीं किस्त जारी करने के बाद वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बीते 4 दिनों में यह तीसरा मौका है जब 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ होने वाले की संख्या नए मरीजों से अधिक रही है। शुक्रवार की सुबह के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में देश में 3.44 लाख कोरोना मरीज ठीक हुए, जबकि इस दौरान 3.43 लाख नए मामले सामने आए हैं। दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने बताया कि स्पुतनिक वी का पहला टीका शुक्रवार को हैदराबाद में लगाया गया। इस आयातित टीके की कीमत 5% जीएसटी के साथ अधिकतम 995 रुपए 40 पैसे है। जुलाई में इसका भारत में उत्पादन शुरू होने से इसकी कीमतें कम हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोविड-19 का टीका सुरक्षा कवच की तरह है। टीका लेकर खुद के साथ परिवार को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। सबको टीका जरूर लगाना चाहिए। श्री सोरेन शुक्रवार को एटीआई स्थित टीका केंद्र में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए निशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। सरकार प्राथमिकता के साथ इसका टीकाकरण सुनिश्चित करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि टीकाकरण के माध्यम से लोग राज्य और देश को सुरक्षित रखने के लिए आगे आएंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 16 मई से कई चीजें सख्ती से लागू की गई हैं। राज्य सरकार ने 2 पहिया और निजी वाहनों के लिए ई पास को अनिवार्य कर दिया गया है। सिर्फ केंद्र व राज्य के अधिकारी व कर्मी के अलावा राज्य सरकार के वाहनों को ई पास में छूट है। मेडिकल व अंतिम संस्कार के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। व्यावसायिक वाहनों जैसे ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा को भी ई पास से छूट है। चाहे कोई भी कभी भी घर से अपने 2 पहिया या 4 पहिया वाहन से किसी जगह जाने के लिए निकलेंगे तो ई पास लेकर चलना होगा। परिवहन विभाग 15 मई से ई पास जारी करना शुरू करेगा। पास 16 मई और उसके बाद की तिथि का जारी होगा। ई पास के लिए आपको परिवहन विभाग के पोर्टल epassjharkhand.nic.in पर आवेदन देना होगा। राज्य के अंदर एक साथ एक सप्ताह व राज्य के बाहर जाकर फिर वापस लौटने के लिए 15 दिनों के लिए ई पास ले सकेंगे। राज्य में कोरोना का आंकड़ा अब घटने लगा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों का मई के दूसरे सप्ताह में संक्रमण के फैलाव में कमी आने का आकलन सही साबित हो रहा है। राज्य में नए संक्रमितों की तुलना में रिकवरी रेट बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 13 मई को 4169 कोरोना संक्रमित मिले थे, वहीं 6461 संक्रमित स्वस्थ हुए थे। कई जिलों में नए संक्रमितों से ठीक होने वालों का आंकड़ा 2 से 3 गुना अधिक हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोगों ने सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया तो एक्टिव केस और भी कम हो जाएंगे। रांची जिले में विगत एक सप्ताह से नए संक्रमितों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक लोग ठीक हुए हैं। शुक्रवार को रांची में 779 नए संक्रमित मिले तो 1103 स्वस्थ भी हुए। केंद्र सरकार ने आंकड़ा जारी कर चेताया है कि झारखंड के 13 जिलों में अभी भी कोरोना की पॉजिटिविटी दर 10% से अधिक है। 7 से 13 मई तक देश के 516 जिलों में पॉजिटिविटी दर 10% से अधिक है, यानी 100 की जांच में 10 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। झारखंड में 7 मई से 13 मई के बीच आधे से अधिक जिलों में संक्रमण दर अभी भी काफी अधिक है। झारखंड के गुमला जिलों में सबसे अधिक 21.9% संक्रमण दर है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 18.8, रामगढ़ में 18, रांची में 17.9। इसी तरह बाकी शहरों में भी पॉजिटिव रेट काफी अधिक है। राज्य भर में शुक्रवार से 18 से ऊपर के युवाओं का कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपील की थी, युवाओं ने काफी जोश दिखाया और बढ़ चढ़कर इस टीकाकरण में अभियान में भाग भी लिया। कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए युवा वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और टीका लगवाया।
हालांकि कुछ वैक्सीनेशन सेंटरों पर स्लॉट बुकिंग को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी भी दिखी। इसके बावजूद अभियान सफल होते दिखा। राजधानी रांची के अलावा मांडर, खलारी, सिल्ली, तमाड़ और नामकुम जैसे आसपास के ग्रामीण इलाकों में बनाए गए 10 वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीकाकरण अभियान चला। हर सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया था। ज्यादातर सेंटरों पर 80 से 100% टीकाकरण हुआ। रांची में शनिवार को 13 जगह पर कोरोना की जांच की जाएगी। आपको इन जगहों के बारे में बता दें, आप चाहे तो यहाँ जाकर जांच करा सकते हैं। CIT ट्रेनिंग सेंटर हॉस्टल के शर्ट के निकट, गौरीदत्त मंडेलिया हाई स्कूल रातू रोड, हिंदी बालक मिडिल स्कूल पहाड़ी टोला शनि मंदिर के पास, राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय CCL कॉलोनी कांके, राजकीयकृत मध्य विद्यालय करमटोली, राज्यकृत प्राथमिक विद्यालय नियर मंदिर अरगोड़ा, सेठ सीताराम विजय वर्गीय उच्च विद्यालय डोरंडा, राजकीयकृत मध्य विद्यालय जगन्नाथपुर, जिला स्कूल शहीद चौक रांची, सैनिक मार्केट, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुपुदाना, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बूटी तथा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चूटिया महादेव टोली में जांच केंद्र बनाया गया है, जहां आप चाहें तो जाकर जांच करा सकते हैं। राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आई है। इसका असर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली विमानों की संख्या पर भी पड़ा है। विमानों की संख्या में काफी कमी आ गई है। फिलहाल रांची एयरपोर्ट से प्रतिदिन 12 से 13 विमानों का ही परिचालन हो रहा है। कभी कभी तो विमानों की संख्या घटकर 8 पहुंच जाती है, जबकि पूर्व में प्रतिदिन 26 विमानों से अधिक का परिचालन होता था। शुक्रवार को 13 विमानों का परिचालन हुआ। इसमें 956 यात्री आए और 915 लोग गए। यात्रियों की संख्या में कमी के कारण सुबह से दिल्ली जाने वाले विमानों का परिचालन बंद है। विमान कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि विमान कब से चलेगा, इस बारे में फिलहाल सूचना नहीं है। राजधानी के कांटाटोली चौक पर जुलाई 2016 में फ्लाईओवर बनाने की योजना बनाई गई थी। इसे 2 साल में तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन 5 साल बाद भी इसे पूरा नहीं किया जा सका। आज तक यह DPR के खेल में ही फंसा हुआ है। अब एक बार फिर से चालू माह के अंत तक DPR तैयार करने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। कांटाटोली फ्लाईओवर का मूल DPR मेकर ने तैयार किया था। इस समय उसका बजट 192 करोड़ का था। उसके बाद 2 बार संशोधित DPR तैयार किया गया। संशोधित DPR को स्वीकृति देते हुए 257.49 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है, लेकिन उसे प्रशासनिक स्वीकृति नहीं प्राप्त हो सकी है। इसके बाद तीसरी बार DPR तैयार किया जा रहा है। वर्तमान सरकार परियोजना को विस्तार देते हुए नए सिरे से DPR तैयार कर रही है। अब प्रस्तावित कांटाटोली फ्लाईओवर की लंबाई 1260 मीटर से बढ़ाकर 2300 मीटर की जा रही है। परियोजना का मूल बजट 152 करोड़ से बढ़कर 2.5 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। रातू रोड में एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास है। अभी तक उस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। केंद्र सरकार ने एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव को देखने के बाद झारखंड NHI से इस बाबत कुछ जानकारी मांगी थी। इसका जवाब NHI की ओर से दे दिया गया है। अब केंद्र सरकार परियोजना की स्वीकृति पर विचार कर रही है। इसके पूर्व भी एलिवेटेड रोड को लेकर भारत सरकार ने कुछ जानकारी मांगी थी, उसका निराकरण भी कर दिया गया था। इस तरह प्रस्ताव पूरी तरह फाइनल हो गया है। इसकी स्वीकृति पर निर्णय होना है। स्वीकृति मिलते ही झारखंड NHI की ओर से निर्माण की दिशा में कार्रवाई शुरू की जाएगी। BU के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने कहा है कि झारखंड में प्री मानसून दस्तक दे रहा है। इसे देखते हुए उन्होंने किसानों को खरीफ फसल की सलाह दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि इस समय खेतों की मिट्टी में पर्याप्त नमी है और इसका किसान लाभ उठाए। किसान खेतों की जुताई शुरू कर दे। वर्षा जल संचयन के लिए डोभा का भी निर्माण करे। पौधे लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई करे। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद वाली फसलों की बुआई की शुरुआत कर सकते हैं। मानसून के आने से पहले केरल के कई जिलों में गुरुवार की रात से भारी बारिश हो रही है। तिरुवनंतपुरम में अरुविक्कारा बांध में पानी के तेज बहाव के कारण फाटक रात को खोल दिए गए। वहीं लगातार बारिश के कारण करमना और किल्ली नदियों में जल स्तर उफान पर है। इन नदियों के किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। रात भर हुई बारिश के चलते कोल्लम, अलपुजा और अन्नाकुलम जिलों में कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं और पेड़ उखड़ गए हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र
16 मई तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। तौकते तूफान के आने से गोवा, दक्षिण कोंकण और कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान है। इससे आने वाले दिनों में तटीय इलाकों में मौसम में बदलाव की संभावना है। तौकते का मतलब ज्यादा शोर वाली छिपकली और नए तूफान का यह नाम म्यांमार से आया है। आईसीसी ने T20 और वनडे वर्ल्ड कप को लेकर नया प्लान तैयार कर रहा है। क्रिक इन्फो की रिपोर्ट्स की माने तो आईसीसी दोनों टूर्नामेंट में टीमों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है। उनकी योजना T20 टीमों की संख्या 16 से बढ़ाकर 20 करने की है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 का टूर्नामेंट जो वर्तमान में भारत में होने वाला था, उसमें टीमों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। आईसीसी 2024 वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या 20 करने पर विचार कर रहा है। इंग्लैंड दौरे के लिए शुक्रवार देर रात भारतीय महिला सीनियर क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। इस दौरे में भारतीय महिला टीम की 1 टेस्ट और 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी। भारतीय टीम में झारखंड की विकेटकीपर बल्लेबाज इंद्रानी राय का चयन तीनों फॉर्मेट के लिए किया गया है। भारतीय महिला टीम इंग्लैंड के दौरे की शुरुआत टेस्ट मैच से करेगी। 16 से 19 जून तक दोनों के बीच एकमात्र टेस्ट मैच होगा। इसके बाद 3 वनडे मैच क्रमशः 27 जून, 30 जून और 3 जुलाई को होगा। 9 जुलाई, 11 जुलाई और 15 जुलाई को दोनों टीमें T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। आम का उत्पादन करने के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। इसके बावजूद देश से आम की कुछ ही किस्मों का निर्यात किया जाता है। कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के चेयरमैन एम अंगामुथु की माने तो इस दिशा में जल्द ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। एम अंगामुथु ने कहा कि अभी तक आम के निर्यात में अल्फांसो और केसर की मांग सबसे अधिक रही है, लेकिन अब हम बिहार और उत्तर प्रदेश में होने वाली आम की किस्में जैसे लंगड़ा, दशहरी, हिमसागर और जर्दालू आदि के निर्यात की संभावनाएं तलाश रहे हैं। भारत में अब तक आम का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपियन यूनियन और नेपाल को होता रहा है, लेकिन अब दूसरे देशों में भी निर्यात की तैयारी की जा रही है। इन देशों में जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस शामिल है। भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन निर्यात के मामलों में वो मैक्सिको और पाकिस्तान से पिछड़ा हुआ है। इस सप्ताह के दौरान चौथी बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। तेल कंपनियों की नई अधिसूचना के मुताबिक शुक्रवार को पेट्रोल का दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 34 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। इस वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल का दाम 92.34 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 82.95 प्रति लीटर पहुंच गया है। देश के कुछ राज्यों के शहरों में पेट्रोल के दाम में 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पहुंच चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने सॉवरन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22 के लिए निर्गम मूल्य 4,777 रुपए प्रति ग्राम तय किया है, जिसमें 17 मई से 5 दिनों तक निवेश किया जा सकता है। आरबीआई ने कहा कि बॉन्ड का मूल्य 999 शुद्धता वाले सोने के अभिदान अवधि से पिछले सप्ताह के अंतिम 3 कारोबारी दिनों के बंद भाव के औसत के आधार पर तय किया जा सकता है। इस आधार पर मूल्य 4,777 रुपए प्रति ग्राम सोना सरकार ने आरबीआई के साथ परामर्श करने के बाद ऑनलाइन निवेदन करने वाले निवेशकों को 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। अभी के लिए मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। आप बने रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। जेके न्यूज नेटवर्क आज भी आपसे यही अपील करेगा कि घरों पे रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह बाहर ना निकले, कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। अभी जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, यानी जो कि संक्रमण का दर कम देखने को मिल रहा है, उसमें और कमी आ सकती है। हमारे और आपके प्रयास से बस हमें इतना करना है, मास्क जरूर लगाना है, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है और सभी निर्देशों का पालन करना है। एक बार फिर घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आपका आज का दिन शुभ हो। नमस्कार।